55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आपने जो फिल्म इंडस्ट्री के ताल्लुक से और अदाकारों और प्रोड्यूस जो उनके ताल्लुक और उनके रिश्तों के ताल्लुक से आपने बातें की। कुछ बातें ऐसी थी जो इंडिविजुअली लाइन ली जाती थी कि इतना लोगों का डोमिनेंस फिल्म इंडस्ट्री होने के बाद भी सेंसर सर्टिफिकेट के फिल्म को लेना होगा तो उसके लिए काफ़ी जो कदरों करनी पड़ रही थी कि उर्दू उसके लिखा जाए कि हिंदी लिखा जाए। तो मेरा पहला सवाल है कि कन्वेंशनली फिल्म इंडस्ट्री और जो मुख्तलिफ शुरुआत में है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में क्या उन्हीं को से थी? पहला सवाल ये कन्वेंशन के ताल्लुक से बोलूँ। और आज जो देख रहे हैं पूरी उनकी हालात और फिर यहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री में भी सलमान हीरो की फिल्म हिट हो, दूसरा हीरो है उसकी फिल्म एक्टिंग होगी, तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होने सारी चीज़ें हो रही है। बाकी सही नहीं। ये हर एज में रहा है, लेकिन हर एज में ऐसा हुआ है कि जो हीरोज़ थे या हीरोइंस थी उन्होंने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप कर ली थी। देवानंद की एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, दिलीप कुमार की एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और उनमें ये मुकाबला था कि किसकी फिल्म हिट होती है या नहीं होती है। लेकिन उसमें ज़्यादा उनका ये होता है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इजाफा होता है या नहीं होता, उनके शायकीन में इजाफा होता है या नहीं होता। तो शायकीन में इजाफा होने के लिए उनको अपने फ़न पर इन्हिसार करना पड़ता। सिर्फ फनकारी के ज़रिए वो अपनी, इसलिए और वो बहुत इस बात पर जोर देते थे कि कहानी क्या है और उसका कैरेक्टर क्या है, और उस कैरेक्टर को वो अपना सकते हैं या नहीं सकते। ये बहुत कम एक्ट्रेस में ये मैंने देखी, दिलीप कुमार में तो थी कि शायद वो मुग़ल सल्तनत के आलम अपना साहिब आलम भी बन सकते थे और गंगा जमुना का किसान भी बन सकते थे और आज़ाद का और कोहिनूर का एक खिलौना। तो ये कम लोगों में थी। दिलीप साहब के अलावा मुझे कम लोगों में ये नज़र आई कि वो कैरेक्टर्स को में ढल जाते थे। गंगा जमुना का दिलीप कुमार और मुग़ल आज़म का दिलीप कुमार बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ है। तो हुआ मेरा सवाल ये है कि जो तंगनजरी की बात हो रही है जी, सेंसर बोर्ड के जो सर्टिफिकेट में होता था उसको उर्दू लिखना है, हिंदी लिखना है या कौन सी ज़बान लिखना है, इसके ऊपर हमेशा से डिबेट होते रहे। उसमें मैं बताता हूँ, उसकी वजह थी सिर्फ एक दो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को मैं जानता हूँ। एक एस मुखर्जी फिल्मिस्तान वाले, जिन्होंने लीडर और उससे पहले अनारकली और पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, बड़ी हिट फिल्में बनाई थी। वो अपनी फिल्म की ज़बान हिंदुस्तानी लिखते थे और उन्हें सर्टिफिकेट मिलता था। दूसरे नासिर हुसैन, वो अपनी ज़बान का सर्टिफिकेट उर्दू लेते थे। अब मुग़ल आज़म का सर्टिफिकेट हिंदी है। तो उसकी एक वजह थी, एक वजह ये भी थी, मुमकिन है दूसरी वजूहत भी हो। एक वजह ये थी कि उस वक्त फिल्म का, बॉलीवुड फिल्म का जो सबसे बड़ा और प्रेस्टिजियस अवार्ड था वो फिल्म फेयर अवार्ड था। उसका मुकाबला हुआ है वो एकेडमी अवार्ड से किया जाता था। हॉलीवुड की सबसे बड़ा अवार्ड था। उसने ये किया था कि वो अवार्ड सिर्फ हिंदी फिल्मों को देते थे। अगर ज़बान कोई और हो तो उसको फिर वो उस कैटेगरी में नहीं रखते और वो अपने आप को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का वो समझते थे। तो इसलिए बहुत से लोग इसमें कि उनकी ज़बान, अगर उन्होंने कोई और ज़बान लिखी तो फिल्म फेयर अवार्ड से महरूम रह जाएंगे, तो वो अपनी ज़बान हिंदी लिखा देते थे। लेकिन उससे उनका कोई कमिटमेंट नहीं था, क्योंकि हिंदी लिखने के बावजूद भी फिल्म की ज़बान जो होती थी वो होती थी। आप जानते हैं वो क्या होती थी। और इस सिलसिले में जो चंद लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे उनमें एक गीतकार और एक मकालमा निगार
राजेंद्र कृष्ण, मैं समझता हूँ राजेंद्र कृष्ण नहीं होते तो कभी साहिर लुधियानवी भी नहीं होते। फिल्म में, फिल्मी गानों में अदबियत पहली मर्तबा राजेंद्र कृष्ण लेके आए, जो फिल्म में आने से पहले दर्द शिमलवी के नाम से शायरी भी करते थे, लेकिन फिल्म में आने के बाद उन्होंने शायरी छोड़ दी, सिर्फ गीत करते थे। तो ऐसे कुछ लोग थे जो कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे इस बात पे, तो बहुत से लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते थे ये समझ के कि ये ज़िम्नी चीज़ है, सेकेंडरी चीज़ है। मेरा सवाल सांपत के ताल्लुक से, माशाल्लाह आपका लंबा अर्सा आपने सांपत के मैदान में काम किया है और अदालती रूप से आपका ज़्यादा तजुर्बा है, तो मेरा सवाल ये है कि आज और उस ज़माने में बड़ा फर्क है, वो सांपत एक ज़रूरी ज़माना खिलाया था, तो आज के नौजवानों को खासतौर से हम जैसे नौजवानों के लिए मैं चाहता हूँ कि आप वो मशवरा दें कि जिससे हम फनी और तकनीकी एतबार से हम अपने आप को कैसे बेहतर करें और इस तरीके से हम अपने काम का मैार जो है वो ऊंचाई पर हो जाए या उसको ठीक ठाक अंदाज में करें। दो बातें। पहली बात ये है कि जब आप कलम उठाएं और लिखें, कॉलम ख़ास तौर पर या मज़मून, तो उसमें एक बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। ये सोचकर कभी ना लिखें कि इस बात को लोग पसंद करेंगे या ये बात लोग सुनना या पढ़ना चाहते हैं। बात वो लिखें जो आप समझते हैं कि ये बात ठीक है और इसे मेरे रीडर तक पहुंचना चाहिए। पहली शर्त तो ये है। दूसरी बात यह कि बातें दो होती हैं, एक वो जो सुनने में लगती हैं, अच्छी लगती हैं, दूसरी वो जो सच्ची होती है। ट्रेजेडी ये है कि जो बातें सुनने में अच्छी लगती हैं वो ज़्यादातर सच्ची नहीं होती, और जो बातें सच्ची होती हैं वो सुनने में अच्छी नहीं लगती। लिहाजा ये ख्याल रखिए कि आप लिखेंगे वो जो सच्ची होंगी, चाहे वो सुनने में अच्छी लगे या न लगे। दूसरी बात, अपने कलम से कमाइए, अपना कलम बेच कर मत कमाइए। सर इसमें ज़िम्नी सवाल ये है कि पुरानी नस्ल के लोग जो हैं उनको शिकायत इस बात की है कि नई पौध के जो लोग हैं वो ज़बान के मामले में पिछड़े हुए हैं, उनके पास जो है वो तकनीक जो है, मैं इस मौजूद पर हूँ कि वो ये जो शिकायत है जाहिर सी बात है कि अब एक जनरेशन गैप भी हुआ और एक लंबा अर्सा गुजर चुका है, ज़बान के लिहाज से देखा जाए तो वैसे उस बात नहीं मिलती, इन हालात में जो है वो उसके पहले वजह जान लीजिए। मेरा ज़ाती जो तजुर्बा है उर्दू जर्नलिस्ट की नई नस्ल से, ख़ास तौर पर उर्दू जर्नलिस्ट से जिनका बैकग्राउंड यूपी का है, चाहे वो बम्बई में हो या कहीं और भी हो, अगर उनका बैकग्राउंड यूपी का है तो ये समझ लीजिए कि उन्होंने उर्दू हिंदी मीडियम से पढ़ी। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप उर्दू के सहाफ़ी हैं तो उर्दू पढ़िए। उर्दू हिंदुस्तान की अकेली, मैं नाम नहीं लूँगा, उर्दू हिंदुस्तान की अकेली ज़बान है। क्या आप कभी तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी बंगाली अखबार का एडिटर वो हो जिसे बंगाली लिखना पढ़ना ना आती, या किसी मराठी अखबार का एडिटर वो हो जिसे मराठी लिखना पढ़ना नहीं आती? उर्दू अकेली ज़बान है जिसमें एडिटर्स हुए हैं, बड़े बड़े अखबारों के एडिटर हुए हैं जिन्हें उर्दू लिखना पढ़ना नहीं आती। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप उर्दू में सहाफ़ी, अच्छा सहाफ़ी बनना चाहते हैं तो पहले उर्दू लिखना पढ़ना सीख लीजिए, और आपने अगर उर्दू लिखना पढ़ना सीख ली तो फिर आप उर्दू की वो चीज़ें पढ़ेंगे जिससे आपको बेहतर सहाफ़ी बनने में मदद मिले। हिंदी मीडियम से देवनागरी में पढ़ी हुई उर्दू
आपके काम नहीं आएगी। सर माशाल्लाह पसंद मैं से एक अहम सवाल करना चाह रहा है। उन्होंने कई अखबार देखे हैं कामयाबी के साथ फिल्मी, एलमी, सकाफती और तालीमी, सियासी तमाम सरगर्मियों में दर्द को हिस्सा ही नहीं है बल्कि नस्लों को शौक करता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो सियासी रुझान है वो हमेशा से किस जानकारी और सियासी सरगर्मियों पर आप रोशनी डालने को हमें और मज़ीद जानकारी हासिल होगी। मैंने आपसे बताया, पहले मैंने अपना आपको बैकग्राउंड बता दिया, प्रोग्रेसिव तहरीक, कम्युनिस्ट तहरीक, और उसके बाद लेकिन बाद में तजुर्बे से और मुशाहिदे से ये बात समझ में आई कि चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। न कोई चीज़ मुकम्मल ब्लैक होती है, न कोई चीज़ मुकम्मल वाइट होती है, ग्रे शेड्स भी होते हैं। जो ग्रे शेड्स होते हैं वही सहाफ़त की असल बुनियाद है। अगर आपने ये समझ लिया कि चीज़ न कोई चीज़ मुकम्मल सच है, न कोई चीज़ मुकम्मल झूठ है, उन दोनों के बैन है, तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। आप समझ लेंगे कि जो बात कही गई है उस बात में सच का कितना हिस्सा है और कितना हिस्सा नहीं। सर आप जानते हैं हर कामयाब शख्स के पीछे किसी न किसी का हाथ है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो कामयाबी है उसका सहरा किसके सर रहना चाहिए? मुकर्रर इरशाद फिर से जैसे कि आप जानते हैं हर कामयाब शख्स के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। आपकी भी कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ है, तो हम जानना चाहेंगे कि ये सहरा किसके सर रहना चाहिए? भाई देखिए, ऐसा होता है कि कामयाब तो हर शख्स अपने आप को खुद समझ ही लेता है, लेकिन कामयाबी तय करते हैं वो लोग जो, मैं सहाफ़ी की हैसियत तय कर दूँ कि कामयाब मैं उस वक्त हुआ जब मेरे पढ़ने वालों ने मुझे बताया कि मैं कामयाब हूँ। तो मेरी कामयाबी का सेहरा जो है वो उन लोगों पे है जिन्होंने मुझे सच या झूठ जैसे भी कहा कि मैं कामयाब हूँ। असल में ऐसा होता है कि अब जब लोग मेरी कामयाबी की बात करते हैं महफिलों में, तो ज़ाहिर है इंसान हूँ, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि आदमी सच भी कह रहा है या नहीं। क्या ये जो तारीफ़ें कर रहा है मैं उसके काबिल हूँ भी नहीं। तो अक्सर मैं ये भी कहता हूँ कि मेरी तारीफ़ होती क्या, मुझे मालूम होता है शायद मैं अल्लाह को प्यारा हो रहा हूँ। इतनी तारीफ़ तो किसी जिंदा आदमी की होती नहीं। तो कामयाबी का सेहरा दरअसल है उनके सर जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। अक्सर जो है उनकी बीवी घर में जो है उनसे मतलब ये कहती है कि आप कुछ कर रहे हैं, घर में बैठते हैं, आपको समझते बहुत बड़ा है। तो एक मतलब जो है बात आधा जा रहा है कि अल्लाह के हवा में उड़ रहे घर आकर ये अलग ऐसे होते हैं वो हवा में उड़ रहे। तो अच्छा वो तो नहीं जाता, अच्छा समझे तो कभी अक्सर होता है ऐसा कि बाहर बहुत इज्जत होती है, कामयाबी मिलती है, लेकिन घर से भी कितना रिस्पॉन्स मिलता है और नहीं जाना चाहता ये वाकई कुछ हिस्सा जो है हमारे बाकी का उनका भी है इसमें कोई चीज़ है, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि वहाँ से कितना रिस्पॉन्स आता है। देखिए ऐसा है कि आपकी बीवी बहुत आसानी से तारीफ नहीं करती आपकी, और न वो
बहुत आसानी से आपकी तारीफ सुनती भी है, उस कान से सुन के उस कान से उड़ा देती है। वो भी ये देखती है कि मेरे शौहर की तारीफ कौन कर रहा है। अगर उसे ये समझ में आता है कि नहीं ये तारीफ करने वाला तो बड़ा जेन्युइन है, तो वो समझते हैं कि कुछ ना कुछ जेन्युइनिटी तो होगी नहीं। तो ये बड़ा इसका इन्हिसार जो मैंने बताया उस पर होता है कि आपकी तारीफ कौन कर रहा है। अगर आपकी तारीफ, वो कहते हैं ना, वो फारसी की मुझसे है कि तहसीन नाशनास हो, वो कि अगर कोई नाशनास आदमी आपकी तारीफ करे, तहसीन करे, तो समझिए आपके माल में गड़बड़ है। क्या बात। और अगर कोई अदबशनास आदमी आपकी बात की तनकीद करे तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ है मामला। नौजवानों पूछ ले आपने माशाल्लाह निकाह के बहुत ज़्यादा हो गई दौर है। उसके बाद बहुत ही जो तवक्का थी उस दौर की शादी है आवाम की, और बेशुमार आगे बढ़ी, लेकिन आपने मैं समझता हूँ कहीं किनारा विषय जाती है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह ये है शुरू से मेरा कि मैं शुरू से दो कश्तियों पर सवार था, एक सहाफ़त और दूसरी गीत निगारी या शायरी। उसमें बड़ी गड़बड़ होती कि अगर मैं पूरा टाइम फिल्म में देता तो शायद सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। दूसरे ये कि एक बात और भी थी कि जब मुझे कोई गाना लिखने को दिया जाता था, कहा जाता था कि मुझे किसी सिचुएशन पे गाना लिखो, तो मेरे जहन में पहली बात ये नहीं आती है कि क्या है, कैसे लिखूँगा। पहली बात तो ये आती है कि मैं लिख भी पाऊँगा या नहीं लिख पाऊँगा। मैं तो शायद इस गाने को लिख ही ना पाऊँ। लेकिन फिर मैं ये सोचता था कि अच्छा, ये सिचुएशन अगर शैलेंद्र को दी जाती तो वो क्या लिखते, तो मेरे दिमाग में उनकी लफ्ज़ियात गूंजने लगती थी। तो मुझे लगता है अगर शायर को दी जाती ये सिचुएशन तो वो क्या लिखते, तो उनकी लफ्ज़ियात मेरे दिमाग में गूंजने लगती थी। इसीलिए मुझे एक गाने लिखने में दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा वक्त लगता था, और उतना वक्त मैं अपनी सहाफ़ती जो सरगर्मियाँ थी उनकी वजह से दे नहीं पाता था। लेकिन बहरहाल मैंने जो कुछ भी दिया लिखा उसमें मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। कितना अच्छा है कितना बुरा है मुझे नहीं मालूम, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। और आम तौर पर कोशिश ये करता कि लोगों को मायूस ना करें। कहाँ तक कामयाब हुआ मुझे नहीं मालूम। मतलब निकाह अच्छा हमेशा होता है, हर राइटर और हर उसमें होता है कि भाई कभी आप एक पीक पे पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ से आप फिर नीचे ही आते हैं, ऊपर नहीं जाते। अब वो बदकिस्मती से कोई पहली फिल्म में पीक पे पहुंच गया। मेरी निकाह फिल्म ही इतनी हो गई कि उसको पार करना, जैसे मैंने कहा ना कि शोले पार करने के बाद, शोले बनाने के बाद ना उसके राइटर और ना उसका डायरेक्टर कोई उससे बड़ी फिल्म दे पाया। दी उन्होंने, उसको बहुत अच्छी फिल्में दी, बहुत बेयारी फिल्में दी, लेकिन वो शोले एक ऐसा पीक था। मुग़ल आज़म बनाने वाला फिर लैला मजनू नहीं बना पाया। तो वो था कि आप एक जगह पहुंच जाते हैं तो फिर वहाँ से। अब आपको इसमें दिलचस्प एक बात बता दूँ, जो बहुत मशहूर गाना है वो जो आप लोग सब जानते हैं, दिल के अरवां आंसुओं में बहे। तो ये मुझे ये उन्होंने रवि साहब ने ये एक धुन गा के सुनाई, तो मैंने उस धुन के ऊपर कोई डमी वर्ड्स लिख लिए ताकि मैं सोचूं। मुझे नहीं समझ में आया कि इसकी मैं करूँ क्या, ये रदीफ काफिया इसका क्या रखा। तो अचानक मुझे फ़ानी बदायूनी की एक गज़ल आई, याद आई, जिसका मतलब था कि दास्तां एक कह भी दी, हाँ दास्तां एक सुन भी ली एक कह गए, दास्तां एक सुन भी ली एक कह गए, मैं जो रोया मुस्कुरा कर रह गए।
तो मैंने ज़मीन वहाँ से पकड़ी और फिर उसके ऊपर पूरा वो गाना लिखा कि वो जो था एक एतबार का गाना है, शायद आप लोगों ने सुना हो, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी। उसमें मेरे जहन में फैज़ की नज़्म थी। तो ये है कि भाई हर चीज़ ओरिजिनल नहीं होती, हो ही नहीं सकती। ओरिजिनल इस दुनिया में सिर्फ एक हर्फ है, वो हर्फ है कुन। क्या बात, क्या बात, क्या कहें? उसके बाद जो कुछ है वो उसकी परछाई। जो कुछ है उसकी परछाई। सर वो गज़ल जो आपकी उससे ख़त्म करेंगे, बावरे वो क्या अपना नैना क्या बाबा चले, हाँ फिर क्या चले दुनिया को कोई दावरे। सर वो गज़ल बहुत प्यारी है। सुनिए सर, उर्दू हिंदी का इम्तिजाज है। उर्दू शायरी में शायर गज़ल में अपनी महबूब से बात करता है, हिकायत बयार गुफ्तन। हिंदी शायरी में जो महबूबा है नायिका, वो शायर से बात करती है। तो ये है, चंद शेर सुन लें। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।